हमने कहा कि एग्रीकल्चर को हम दो मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। कमर्शियल एग्रीकल्चर एक ऐसे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जिसकी मदद से फसलें काश्त की जाती हैं, जानवरों को पाला जाता है ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करने के लिए। ये एक लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है जिसमें बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हासिल की जा रही होती है, और इसमें ह्यूज कैपिटल, बड़े पैमाने पर सरमाया इन्वेस्ट किया जाता है मशीनरी के ऊपर या इरिगेशन मेथड्स के ऊपर, या प्रोटेक्टिव केमिकल जो यूज किए जा रहे होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर वगैरह, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सरमाया इन्वेस्ट किया जाता है। और उन फसलों को कल्टीवेट किया जाता है या उन जानवरों को पाला जाता है जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर की फर्दर सब टाइप्स हैं जिसमें कमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग है। इस रैंचिंग को हम प्रीवियस लेक्चर में भी तफसील से पढ़ चुके हैं कि इसमें ये एरिड और सेमी एरिड यानी सहराई और नीम सहराई इलाकों में किए जाने वाली एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें बड़े बड़े रेंच बनाकर या बाड़े बनाकर उसके अंदर जानवरों को बड़े पैमाने पर पाला जाता है। इसकी खसूसियात में यह है कि ये एक बहुत ऑर्गेनाइज और कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है, मुनज़्ज़म तरीके से की जाने वाली एक्टिविटी है जिस पर बड़े पैमाने पर सरमाया भी खर्च किया जाता है, और परमानेंट रेंच के ऊपर ये की जाती है एक्टिविटी। ये रेंच एक बहुत बड़े एरिया को कवर किए हुए होते हैं, इनको फिर फर्दर पार्सल्स में पीसेस में डिवाइड किया जाता है जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है। तो आमतौर पर किसी एक मखसूस जानवर को पाला जा रहा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर भेड़ें पाली जा रही होती हैं। इसके अलावा बकरियां या कैटल या हॉर्सेस भी पाले जा रहे होते हैं। ब्रीडिंग और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल और हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए अहम ममालिक हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर रेंचिंग की जा रही है। इसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग या मखलूत ज़राअत है। ये फार्मिंग या एग्रीकल्चर की ऐसी टाइप है जिसमें एट अ टाइम क्रॉप कल्टीवेशन भी की जा रही होती है और जानवर भी पाले जा रहे होते हैं। मिक्स फार्मिंग में फार्म साइज आमतौर पर मॉडरेट होता है, यानी कि दरमियाने दर्जे का होता है। क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग यानी पर दोनों पर इक्वल फोकस किया जाता है, यानी एट अ टाइम में किसान क्रॉप कल्टीवेशन यानी फसलों की काश्त में भी इन्वॉल्व होता है और जानवरों की परवरिश भी कर रहा होता है। मिक्स्ड फार्मिंग का एक अहम जुज चारे की फसलें या फॉडर क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि जानवरों की खुराक के लिए चारे की फसलें भी उगानी पड़ती हैं। इसके अलावा ग्रेन क्रॉप्स या गल्ले की फसलें भी काश्त की जा रही होती हैं। जानवर पालने के अलावा और कई तरह की एक्टिविटीज भी की जा रही होती हैं जिसमें मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की परवरिश की जा रही होती है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग की एक्टिविटी की जा रही होती है। बाज फार्म्स के ऊपर बी कीपिंग या शहद की मक्खियां पाली जा रही होती हैं। इस लिहाज से मिक्स फार्मिंग या मखलूत ज़राअत में इन्वॉल्व
फार्मर पूरा साल बिजी रहते हैं और उनको पूरा साल किसी न किसी जरिए से इनकम भी हो रही होती है और कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता उनका। अगर क्रॉप पर कोई ऑफ सीजन आ जाए तो अल्टरनेट एक्टिविटी की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं। इस पर डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग भी एनिमल कीपिंग की एक टाइप है जिसमें खास तौर पर दूध देने वाले जानवरों को पाला जा रहा होता है और उनसे दूध और दीगर डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल की जा रही होती हैं कमर्शियल लेवल के ऊपर और उनको मार्केट किया जा रहा होता है। ये एक बहुत एडवांस टाइप ऑफ फार्मिंग है जो कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि उसमें एनिमल शेड, जानवरों के लिए शेड तामीर किए जाते हैं, चारे के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाती हैं, दूध निकालने के लिए मशीनें खरीदी जा रही होती हैं, जिस वजह से डेयरी फार्मिंग एक बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी बन जाता है। यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें भारी सरमाए की ज़रूरत होती है। कैटल ब्रीडिंग, उनकी हेल्थ केयर और वेटरनरी सर्विसेज पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। ये इंडोर एक्टिविटी आमतौर पर सर्द ममालिक में बड़े पैमाने पर की जाए, यूरोप और कनाडा जैसे सर्द ममालिक में बड़े पैमाने पर की जा रही होती है और इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं होता, यानी पूरा साल ये एक्टिविटी जारी रहती है। इसके बाद कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, यानी अनाज की तौसीई काश्त, जिसे एक्सटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं। और ये इंटेंसिव फार्मिंग को ऑपोजिट है। इंटेंसिव फार्मिंग में हमने कहा कि फार्म साइज छोटा होता है, जबकि एक्सटेंसिव फार्मिंग में फार्म साइज बड़ा होता है। इंटेंसिव फार्मिंग में हमने पढ़ा कि वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में की जा रही होती है, जबकि एक्सटेंसिव फार्मिंग उन इलाकों में की जा रही है जहाँ पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये आमतौर पर मिड लैटिट्यूड्स के ग्रास लैंड्स एरिया में ये एक्टिविटी की जा रही है, अनाज की तौसीई काश्त, जिसमें बड़े बड़े मैदानी इलाकों पर या ग्रास लैंड्स पर मैकेनाइज्ड तरीके से, यानी कि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर को यूज करते हुए मशीनी ज़राअत के ज़रिए से लार्ज स्केल ग्रेन फार्मिंग की जा रही है। अब इसकी खसूसियात में पहला नंबर पर फार्म साइज है। फार्म साइज आर वेरी लार्ज, खेत का साइज बहुत बड़ा होता है, 350 से लेकर 2000 एकड़ तक होता है। हाईली मैकेनाइज्ड, यानी कि टोटल मशीनी ज़राअत है कि जिसमें मैनुअल लेबर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, यानी हाथ से कुछ काम करने का कोई तस्वुर नहीं है, क्योंकि इतने बड़े फॉर्म के ऊपर या फॉर्म साइज के ऊपर आप मैनुअल तरीके से कुछ नहीं कर सकते, इस वजह से मशीनों की जरूरत एक तो आपको पड़ती है। दूसरा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया होने की वजह से लेबर या चीप लेबर अवेलेबल नहीं होता। नंबर 3, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर आमतौर पर एक ही क्रॉप कल्टीवेशन में उनको स्पेशलाइजेशन होती है, या साल भर के लिए वो एक ही क्रॉप कल्टीवेट कर रहे होते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं होती, पूरे साल में एक ही फसल काश्त की जाती है
और वो आमतौर पर गंदम की फसल होती है, वीट क्रॉप होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसको की कल्टीवेशन आसान होती है, उसको की स्टोरेज आसान होती है, या उसको मार्केट किया जा सकता है आसानी से। Production. Extensive commercial grain farming tries to maximize per capita production. क्योंकि यहाँ पर फार्म साइज बड़ा होता है और पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में या कल्टीवेशन में वो बहुत लिमिटेड होते हैं। इस वजह से इसकी जो अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। कि इतनी ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल होने की वजह से लो यील्ड पर एकड़ होता है, यील्ड पर एकड़ कम होती है, जबकि यील्ड पर पर्सन ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत लिमिटेड लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर मशीनें इन्वॉल्व होती हैं, मैकेनाइजेशन होती है, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है, जिस वजह से मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपको लेबर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ये फीचर्स है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के, जिसमें टोटल मशीनों का इस्तेमाल होता है और हाथ से काम करने का कोई तस्वर नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर आपको मैकेनिकल कॉटन पिकर दिखाया गया कि जिसमें मैकेनिकल कॉटन पिकर कॉटन को पिक कर रहा है फसल से और उसके रोल बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ कंबाइन हार्वेस्टर है जो कि फसल को काट रहा है फिर उसको थ्रेश कर रहा है। इसके बाद रीजन्स हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के, इसमें प्रेरीज हैं, यूएसए और कनाडा के ग्रासलैंड प्रेरीज पर ग्रेन फार्मिंग हो रही है बड़े पैमाने के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड जिनको डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, वहाँ ये एक्टिविटी बड़े पैमाने के ऊपर ही है। पंपास ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पंपास के ग्रासलैंड्स पर, और स्टेप्स रशिया और यूक्रेन में स्टेप्स के ग्रासलैंड के ऊपर ये एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर मैप में आपको ये रीजन्स दिखाए गए हैं जहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बड़े पैमाने के ऊपर हो रही है। इसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि लेबर इंटेंसिव प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम है। It is practiced by large multinational companies that specialize in one cash crop. मल्टीनेशनल कंपनीज आमतौर पर ये बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो इनकी स्पेशलाइजेशन होती है किसी एक कैश क्रॉप या नकद आवर फसल को उगाने में उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, जिसको बड़े बड़े फॉर्म्स के ऊपर उगा रहे होते हैं और फिर उसको आगे वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं, उसको मार्केट कर रहे होते हैं, और ये सारा काम एक ही कंपनी कर रही होती है। जिसकी एग्जांपल्स बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे लिप्टन येलो लेबल है जो कि टी प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा महारत रखती है। जो एक क्रॉप जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है वो टी है, जिसको उगाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्लांटेशन फार्म्स बनाए हुए हैं जहाँ पर उसको खुद उगाते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। इस तरह लेक्सन टोबैको कंपनी है। इसी तरह कॉफ़ी कंपनीज हैं मुख्तलिफ जो खुद कॉफ़ी उगाती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और आगे मार्केटिंग करती हैं उसकी। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ फसलें उगाई जा रही होती हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ, रबर, टोबैको, पाम ऑयल, शुगर कैन। ये वो फसलें हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के मेथड के ज़रिए से उगाई जा रही हैं।
इस एग्रीकल्चर टाइप को यूरोपियंस ने अपने कॉलोनाइजेशन पीरियड में इंट्रोड्यूस कराया। जब उन्होंने अपने ट्रॉपिकल एरियाज में अपनी कॉलोनीज बनाई तो वहां पर उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट की, क्योंकि वो एरियाज फेवरेबल थे मुख्तलिफ फसलों को उगाने के लिए। तो फ्रेंच ने कोकोआ और कॉफी प्लांटेशन अफ्रीका में स्टार्ट की। ब्रिटिश यानी बरतानिया ने इंडिया और श्रीलंका में टी प्लांटेशन स्टार्ट की। स्पेनिश और अमेरिकन ने कोकोनट और शुगर केन प्लांटेशन फिलिपाइन में स्टार्ट की। उसके बाद जब उनका कॉलोनाइजेशन पीरियड खत्म हो गया और वापस चले गए तो लोकल गवर्नमेंट्स और लोकल जो पीपल थे उन्होंने इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर को जारी रखा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए होती है, यानी भारी सरमाया चाहिए होता है। एन आर्मी ऑफ चीप लेबर, आपको बड़ी तादाद में लेबर, सस्ते लेबर चाहिए होते हैं जो उन एग्रीकल्चर फॉर्म्स पर वर्क करें। मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ आपको चाहिए होते हैं। आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी पैकेजिंग करनी है, उसकी एक्सपोर्ट करना है, जिसके लिए मैनेजरियल सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं, टेक्निकल स्टाफ चाहिए होते हैं आपको। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन अप्लाई किए जाते हैं। एक सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, कोई एक कैश क्रॉप में उनको महारत हासिल होती है। फिर गुड सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन उनको चाहिए होता है। इसके बाद मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है। ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर की एक टाइप है जो मेडिटेरेनियन रीजन में जिसकी प्रैक्टिस की जाती है। और मेडिटेरेनियन रीजन वो रीजन है कि जहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की प्रॉपर्टी क्या है कि हॉट समर आर हॉट एंड ड्राई एंड विंटर आर कोल्ड एंड वेट, यानी मौसम सरमा में, मौसम गर्मा में गर्मी होती है और खुश्क सीजन होता है, जबकि मौसम सरमा में यानी सर्दियों में सर्द मौसम होता है, उसके साथ वेट मौसम होता है यानी बारिशें होती हैं। जबकि गर्मियां ड्राई सीजन होता है। तो उसके लिए ये लोग विंटर सीजन में वाटर स्टोरेज करते हैं पानी को। इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके, जिसमें वो विंटर सीजन में जो रेनी सीजन होता है उनका उसमें पानी को स्टोर करते हैं और उसको फिर समर सीजन जो ड्राई सीजन होता है उसमें उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से वो पूरा साल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं। अब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में ऑर्चर्ड फार्मिंग यानी बागात बड़े बड़े हैं जिन पे यहाँ पर फार्मिंग होती है फ्रूट्स की। विटीकल्चर है वहाँ पर जहाँ जिसमें ग्रेप्स फार्मिंग होती है लार्ज स्केल के ऊपर। सीरियल क्रॉप्स यानी अनाज की फसलें उगाई जाती हैं और वेजिटेबल कल्टीवेशन होती है। विटीकल्चर यानी ग्रेप कल्टीवेशन, अंगूर परवरी इस इलाके की एक अहम स्पेशलिटी है, क्योंकि इस इलाके की एक अहम इंडस्ट्री वाइन इंडस्ट्री है, यानी शराब की सनत, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म की शराब तैयार करते हैं, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज, जिसके लिए उनको रॉ मटेरियल के तौर पर अंगूर चाहिए होते हैं। इस वजह से उसको वो बड़े पैमाने के ऊपर विटीकल्चर में प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये सिट्रस फ्रूट्स को बड़े पैमाने पर यानी लेमन, लाइम, ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट्स
यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा ऑलिव और फिग्स यानी कि अंजीर और जैतून भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। मेडिटेरेनियन रीजन में तकरीबन तमाम बर आज़म में ये पाया जाता है, जहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है और मेडिटेरेनियन रीजन में शुमार किया जाता है, जिसमें यूरोप है, जिसमें स्पेन, फ्रांस, इटली वगैरह है। एशिया में टर्की, सीरिया, लेबनान वगैरह के इलाके हैं। अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया है। नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया के रीजन और साउथ अमेरिका में सेंट्रल चिली है। यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको मेडिटेरेनियन रीजन मैप के ऊपर शो किया गया है। इसके बाद ट्रक फार्मिंग है। ये भी एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल फार्मिंग की टाइप है कि जिसमें बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उसके आउटस्कर्ट में एक फार्म लैंड बनाया जाता है और वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं या डेयरी फार्मिंग की जाती है और वहाँ से डेली बेसिस के ऊपर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर शहर की मार्केट है उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और फ्लावर्स वगैरह सप्लाई किए जाते हैं। वो अब फार्म लैंड्स शहर के करीब ही कायम किए जाते हैं और वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लिया जाता है वहाँ से। और उन फार्म्स का फासला इतना रखा जाता है कि जो ट्रक्स या व्हीकल्स के जरिए आसानी से विद इन फ्यू आवर्स उसको मार्केट तक पहुंचाया जा सके। इस वजह से इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर ट्रक्स यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें। और फार्म्स का फासला इतना ही रखा जाता है कि ट्रक इजीली उसको मार्केट तक सप्लाई कर सकें प्रोडक्ट्स को। ये तरीका प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन यूएस साउथ ईस्ट, यूएस के जनूब मशरिक के जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं वहां से ये स्टार्ट हुआ और फिर ये दीगर इलाकों में भी इसको अपनाया गया। जहाँ जो बड़े बड़े शहर थे जिसमें न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन है, उसके मज़ाफ़ात में इसका सबसे पहले आगाज किया गया। इसके अलावा फिर इस कुछ एग्री बिजनेसेस भी इन इलाकों में कायम किए जाते हैं जो इन फ्रूट्स वगैरह को उसकी कैनिंग करते हैं या उससे दीगर प्रोडक्ट्स उसको फ्रीज करते हैं या स्टोर करते हैं या उससे दीगर प्रोडक्ट्स जैसे जूसेस वगैरह, जैम्स, जेलीज वगैरह तैयार करते हैं। ये भी ट्रक फार्मिंग से अक्सर रिलेटेड एग्री बिजनेस भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी होती है। इसके बाद लास्ट जो टाइप है वो फैक्ट्री फार्मिंग है, जो कि मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट रीसेंट टाइप है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। फैक्ट्री फार्म में एक फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ किसी आमतौर पर जानवरों को पाला जा रहा होता है। इस लिहाज से फैक्ट्री फार्मिंग एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन होता है कि जिसमें किसी जानवर को एक फैक्ट्री के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर पाला जा रहा होता है और उससे गोश्त हासिल किया जा रहा होता है, उससे अंडे हासिल किए जा रहे होते हैं, इस तरह की दीगर प्रोडक्ट्स हासिल की जा रही होती हैं।
फैक्ट्री फार्मिंग के मेथड के ज़रिए से बड़े पैमाने के ऊपर पोल्ट्री, पिग्स और कैटल को पाला जाता है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, मसनूई माहौल में उनको पाला जा रहा होता है, ताकि उनको जल्द से जल्द बड़ा करके मार्केट में भेजा जाए। इसमें मुख्तलिफ मेथड इन्वॉल्व किए जाते हैं प्रोडक्शन को तेज करने के लिए, प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ होते हैं, तो हार्मोन्स और वैक्सीन्स यूज़ की जा रही होती हैं जानवरों के ऊपर पर, तो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंट दिए जा रहे होते हैं उनको। इसके अलावा हेल्थ इंस्पेक्शंस उनकी की जा रही होती हैं, और क्लाइमेट कंट्रोल फैसिलिटीज उस फार्म के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल टेम्परेचर में उनको रखा जाता है, या आर्टिफिशियल लाइट में उनको रखा जाता है, यानी कि ज़्यादा लाइट, रात के टाइम भी लाइट तेज रखी जाती है, दिन की तरह की रोशनी वहाँ बनाई जाती है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ताकि वो उस लाइट, उस टेम्परेचर का उनके ऊपर असर हो, जिसके नतीजे में उनकी प्रोडक्शन तेज हो, उनकी ग्रोथ तेज हो और जल्द से जल्द उनको मार्केट में भेजा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जाए। इस तरीके से फैक्ट्री फार्म कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है कि जिसमें हैवी कैपिटल या भारी सरमाए की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको एक फैक्ट्री बिल्ड करनी होती है, मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है, इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, हीटिंग और लाइटिंग का इंतज़ाम करना पड़ता है आपको फार्म के अंदर। फैक्ट्री फार्मिंग मोस्ट रिसेंट और मोस्ट पॉपुलर मेथड है इस वक्त फार्मिंग का। यहाँ पर जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग है, जो कि बड़े पैमाने पर दुनिया भर में है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर मुर्गियों को रखा जाता है, उनको जल्द से जल्द बड़ा किया जाता है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ली जाती है। इसी तरह दूसरी साइड पे और मुख्तलिफ जानवर, उनको फैक्ट्री फार्म के मेथड के ज़रिए से उनकी परवरिश की जाती है। जिस तरह यहाँ पर डायग्राम में पिग फार्म दिखाया गया है, जहाँ पर उनको एक क्रेट्स में रखा गया है पिग्स को, और उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उनकी परवरिश की जा रही है। पिग फार्मिंग भी फैक्ट्री फार्मिंग की एक सब टाइप है, जो कि यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर की जा रही है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।